हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। तो फार्मासिस्ट एग्जाम की जो कैप्सूल सीरीज चल रही है 30 डेज 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, आज है हमारा डे 4। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉस्मेटिक्स के बारे में। ठीक है, कॉस्मेटिक्स एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है अगर आप देखने जाओ, बट उससे क्वेश्चंस कुछ लिमिटेड पोर्शन से ही आते हैं। तो ये एक शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में हम लोग उस कंप्लीट लिमिटेड जो पोर्शंस है उनको डिस्कस कर लेंगे, जिससे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप तैयार कर सको। बाकी वैसे आप पढ़ने जाओगे तो बहुत लंबी कॉस्मेटिक्स है, वो सारी चीजें आप नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो ये हमारी जो सीरीज चल रही है, आज है डे 4। इससे पहले 3 दिनों में हम लोग 3 अलग-अलग टॉपिक्स को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे, या आपको मैंने इसका एक कंप्लीट शेड्यूल भी चैनल पे डाल रखा है, तो वो भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो कि अपकमिंग डेज़ में हम लोग कौन-कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है? चलो फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कॉस्मेटिक्स होता क्या है? सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। कॉस्मेटिक्स आर द प्रोडक्ट अप्लाइड टू द ह्यूमन बॉडी, स्पेशली द हेयर, नेल्स, लिप्स एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स में हम लोग इसको अप्लाई करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ क्लींजिंग, ब्यूटीफाइंग, एनहांसिंग अपीयरेंस और अल्टरिंग द बॉडी ऑर्डर। एक इंपॉर्टेंट नोट है, कॉस्मेटिक डू नॉट क्लेम टू ट्रीट और प्रिवेंट डिसीज। तो इसीलिए क्या होता है कि अगर उसमें कॉस्मेटिक्स अलग और अलग अलग होती है और ड्रग अलग होता है, और अगर कोई ऐसा है कि जिसमें क्या हो रहा है कि बॉडी के फंक्शन को या कोई ट्रीटमेंट में हेल्प कर रहा है, तो वो कॉस्मेटिक नहीं, वो किसमें वो एक नई कैटेगरी में आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस्मास्यूटिकल्स। ठीक है, मतलब क्या, फार्मास्यूटिकल्स वैसे कॉस्मास्यूटिकल्स आ जाता है। तो मतलब कोई कॉस्मेटिक्स है जो ट्रीटमेंट या किसी डिसीज के प्रिवेंशन में भी हेल्प कर रही है, तो वो कॉस्मास्यूटिकल्स के अंदर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, कॉस्मेटिक इज अ नॉन मेडिसिनल प्रोडक्ट बता दिया। स्किन बॉडी फंक्शन को नहीं होता, बस एस्थेटिक अपील और हाइजीन एंड फ्रेशनेस के लिए होता है। कॉमन एग्जांपल जैसे स्किन का क्रीम हो गया, लिपस्टिक फॉर मेकअप्स हो गया, डिओड्रेंट्स एंड परफ्यूम, शैम्पूज, कंडीशनर, नेल पॉलिश, ये सारी चीजें हो गई। चलो, तो सबसे पहले कॉस्मेटिक्स की सबसे पहले बात करेंगे तो स्किन जो हमारी सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, तो सबसे पहले होती है स्किन के बारे में। अब स्किन का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग देखते हैं क्या है, पीएच। पीएच 4 to 5.6। अब ये बात करते हैं कि पीएच को डिस्कस करना इंपॉर्टेंट क्यों है। Because the slightly acidic mental help inhibit the bacterial growth and maintain the barrier function. Formulation should be respect this pH to avoid the irritation। मतलब क्या चीज़ है कि अगर हम ये pH देख रहे होंगे तो ये स्लाइटली एसिडिक pH है, क्योंकि न्यूट्रल तो 7 होता है, तो ये स्लाइटली एसिडिक pH है। और स्लाइटली एसिडिक pH जैसा मैंने यहाँ पे बताया कि हेल्प करता है बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करने में और एक बैरियर फंक्शन को मेंटेन करके। तो इसी pH को ध्यान में रखते हुए हमें फॉर्मुलेशन डिजाइन करनी चाहिए। अगर pH में चेंज आएगा तो क्या देखने को मिलेगा, फिर हमें स्किन में इरिटेशन और बाकी सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो इसीलिए हमें स्किन के पीएच को ध्यान में रखना चाहिए जब भी हम कोई भी स्किन के लिए फॉर्मुलेशन डिजाइन कर रहे हैं। चलो, ठीक है। तो सबसे पहले जो होती है, क्या क्या चीजें होती है स्किन के, जो हम लोग फॉर्मुलेशन डिजाइन करते हैं उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। उसमें सबसे पहले आता है क्रीम, आती है आपके पास। उसके बाद क्रीम में भी अलग अलग तरीके की क्रीम्स आ जाती हैं जो इंपॉर्टेंट है, अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रीम में। तो सबसे पहले जो क्रीम है वो है कोल्ड क्रीम। अब कोल्ड क्रीम में क्या होता है कि कोल्ड क्रीम होता है टाइप वाटर इन ऑयल इमल्सन। अब देखो यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट, दो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। दो तरीके की क्रीम्स में कंफ्यूजन होता है लोगों को, एक होता है कोल्ड क्रीम, दूसरा होता है वैनिशिंग क्रीम। कोल्ड क्रीम क्या होता है, वाटर इन ऑयल, और वैनिशिंग क्रीम क्या होता है, ऑयल इन वाटर। अब इसको याद कैसे रखेंगे, याद इसलिए रखना है कि देखो, अगर आप स्किन पे पानी लगाते हो तो पानी क्या होता है, गायब हो जाता है थोड़ी देर में। बट अगर आप वहीं पे वो लगा लो, स्किन पे क्या लगाओ, स्किन पे अगर आप तेल लगा दो तो तेल उतनी जल्दी गायब होगा नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, वैनिशिंग क्रीम में वाटर ज़्यादा होता है, इसीलिए वो क्रीम लगाने के बाद वैनिश हो जाती है, गायब हो जाती है। जबकि कोल्ड क्रीम में क्या होता है, ऑयल ज़्यादा होता है, तो वो ज़्यादा टाइम तक हमारे स्किन पे रहती है। तो इससे आप याद रख सकते हो। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये चीज़ें हो गई कोल्ड क्रीम की। अब देखो यहाँ पे आपने वैसे पढ़ा होगा तो ये सारी चीज़ें होती है, अलग अलग चीज़ें। तो मैं बस इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कराने वाला हूँ। ठीक है, सेमेस्टर का नहीं है कि मैं बताऊँ कि क्रीम ये होती है, लोशन ये होता है, ऑइंटमेंट ये होता है, नहीं। जो क्वेश्चन आता है मैं वो बताऊंगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोल्ड क्रीम में बोरेक्स का क्या काम है, व्हाट इज द रोल ऑफ बोरेक्स इन अ कोल्ड क्रीम। तो कोल्ड क्रीम में जो बोरेक्स यूज होता है वो किस तरह से यूज होता है, इमल्सीफायर के साथ यूज होता है, फैटी एसिड्स इन द ऑयल के साथ रिएक्ट करके सोप्स बनाता है और स्मूथ और व्हाइट अपीयरेंस भी देता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपकी जीपैट में पूछा जा चुका है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको ऐड किया। तो अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जाने के बहुत ज्यादा वो है। ठीक है, अब इसका कोल्ड क्रीम का फंक्शन क्या है, प्रोवाइड द ऑक्यूलेशन टू ट्रैप द मॉइस्चर, लीव स्किन फीलिंग सॉफ्ट एंड प्रोटेक्ट इट। ठीक है, ड्राई स्किन और नाइट टाइम यूज के लिए कोल्ड क्रीम जो है वो हमारी बेस्ट होती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे मिनरल ऑयल्स और बीज वैक्स का यूज किया जाता है एज हमारा उसके लिए, किसके लिए, इसके ऑयल फेज में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। वैनिशिंग क्रीम, वैनिशिंग क्रीम क्या होता है, ऑयल इन वाटर इमल्सन होता है। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट होता है स्टीरिक एसिड होता है। अब स्टीरिक एसिड का हम लोग क्यों यूज करते हैं, फैटी एसिड दैट थिकन्स द ऑयल फेस एंड हेल्प्स टू स्टेबलाइज द इमल्सन। इस इमल्सन को स्टेबलाइज करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, किसको, स्टीरिक एसिड को। इसका फंक्शन क्या है, बिकॉज इट वॉशेस ऑफ विथ वाटर इट वेनिशेस फ्रॉम द स्किन लिविंग अ नॉन ग्रीजी मॉइस्चराइज्ड फील। मतलब क्या है कि अगर ऑयल वाला है वो हमारा एक ग्रीजीनेस देगा, कि मतलब हाँ स्किन पे कुछ लगा हुआ है, ये क्या होगा कि ये वैनिश ऑफ हो जाएगी, तो कोई भी एक ग्रीजीनेस वहां पे देखने को नहीं मिलेगी। ठीक, तो ये हमारा वैनिशिंग क्रीम की बात हो गई। ठीक है,
और बाकी चीज़ें यहाँ पे हम लोग ह्यूमेक्टेंट का भी यूज़ करते हैं, एल्कलीज, इमल्सिफाइंग एजेंट, वो सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, बट जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या है, वो है स्टीयरिक एसिड। इसका जो है वो सबसे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, मेन इंग्रेडिएंट। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं सनस्क्रीन। अब सनस्क्रीन आपने देखा होगा कि बहुत सारी सनस्क्रीन चल रहे हैं, एसपीएफ 50, एसपीएफ 30, एसपीएफ कितना, मतलब एसपीएफ पे ही बेच रही है सारी कंपनीज। तो एसपीएफ का मतलब क्या होता है? एसपीएफ का मतलब होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। ठीक है, कि वो कितना सन से प्रोटेक्ट कर सकती है। ठीक है, मेजरिंग द यूवीबी प्रोटेक्शन को मेजर करते हैं। एंड एसपीएफ ऑफ 30 मीन्स यू कैन स्टे 30x लॉन्गर विदाउट द अनप्रोटेक्टेड स्किन। मतलब क्या कि अगर आप नॉर्मल टाइम पे जब जाते हैं तो उससे 30 गुना लॉन्गर टाइम तक आप सन में रह सकते हो उस पर्टिकुलर सनस्क्रीन को लगा के। तो अभी आप देखे होंगे कि एसपीएफ 50 और पता नहीं कितना कितना चल रहा है। एसपीएफ 30 तक अगर आपको कोई भी सनस्क्रीन है अच्छी ब्रांड की, एसपीएफ 30 तो आपके लिए सफिशिएंट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें इनऑर्गेनिक ब्लॉकर से यूज होता है, लाइक टीओ2 हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, ठीक है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, ये यूज किए जाते हैं। ये क्या करते हैं, फिजिकल बैरियर वो करते हैं ताकि जो लाइट है और उसको इस यूवी रेस को स्कैटर एंड रिफ्लेक्ट करके। पाबा, यहाँ पे पाबा भी यूज किया जाता है कि ये क्यों, क्योंकि ये है वन ऑफ द अर्लीस्ट केमिकल यूवी बी अब्जॉर्बर होता है और ये हमारा लेस कॉमन होता है। अब कम यूज होता है क्योंकि एलर्जी कंसर्न की वजह से। बट पहले क्या होता है कि यहाँ पे पाबा का भी यूज किया जाता था, तो अभी इसको हटा दिया गया, अभी वो यूज नहीं होता। अभी क्या यूज होता है हमारे पास, इनऑर्गेनिक ब्लॉकर्स। अब यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा कि यूवीबी क्या है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे यूवीबी कुछ नहीं है, दो तरीके की रेडिएशंस होती है, यूवीए और यूवीबी। ठीक है, तो वही यहाँ पे मेंशन है, बाकी और कुछ नहीं है, अलग से कोई रेडिएशन यहाँ पे नहीं बना दी गई है। ठीक है, तो वो वहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए यूज किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्लीचिंग क्रीम। ब्लीचिंग क्रीम में हम लोग क्या यूज करते हैं, ब्लीचिंग क्रीम का हमारा क्या होता है कि जो मेलानिन है स्किन में, स्किन का कलर किसकी वजह से होता है, मेलानिन में होता है, तो उसको डीपिगमेंट करना या डीकलराइज करने के लिए हम लोग ब्लीचिंग क्रीम का यूज करते हैं। ठीक है, इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये क्या करता है, ये हमारा मेलेनोसाइट्स जो मेलेनोसाइट सेल्स जो है जो मेलानिन को प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको क्या कर देता है, ये डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग मेन इंग्रेडिएंट जो होता है वो होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2 होता है। ये क्या करता है, रिलीज करता है फ्री रेडिकल ऑक्सीजन दैट ऑक्साइज द मेलानिन को ऑक्सीडाइज करके लाइटनिंग स्किन के डिस्कलरेशन को जो होता है वो लाइट कर देती है। कॉशन, ओवर यूज कैन कॉज द इरिटेशन और अनइवन ब्लीचिंग भी कॉस्ट आ सकता है। पता चला कहीं पे आप लाइट हो गए कहीं पे डार्क हो गए तो पैचेस भी हो सकता है, इसीलिए प्रॉपर तरीके से इसको यूज किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है एंटी रिंकल क्रीम। ठीक है, एंटी रिंकल क्रीम क्या होता है, जो हमारा एंटी एजिंग क्रीम भी इसको बोला जाता है, आजकल बहुत यूज हो रहा है। आपने देखा होगा कि रेटिनॉल यूज कर लो, वो यूज कर लो, अलग अलग सीरम्स आ रहे हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें किस वजह से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो रेटिनॉल है वो क्या होता है, विटामिन है, वो क्या करता है, इंक्रीज करता है सेल टर्नओवर को, वहाँ पे जो कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़ा देता है। अब जब वहाँ पे कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है कि वहाँ पे स्मूथनेस आ जाती है, एक स्मूथ और फाइन लाइंस को वो करता है। जो स्किन हमारी जो थोड़ा सा अंदर से एम्प्टी हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, वो उसको फिल अप करके अच्छी सी नई वो देता है। ठीक है, इसमें एक और आर्जिनिन का भी यूज किया जाता है, एसिटाइल हेपेटाक्साइड हेक्सापेप्टाइडेट है, जो पेप्टाइड क्या करता है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन सिग्नल्स को ब्लॉक कर देता है। मतलब क्या होता है, जैसे वहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तभी तो आपको एजिंग में क्या होता है, जैसे जो आप एज्ड पर्सन को देखोगे तो उनकी मसल्स क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। उनको क्या कर देता है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन सिग्नल्स को इनहिबिट कर देता है, और वहाँ पे क्या होता है, इसको हम लोग टॉपिकल बोटॉक्स भी बोलते हैं। तो मसल क्या होता है, रिलैक्स रहती है, तो स्ट्रेच रहती है, और जब स्ट्रेच रहती है तो एंटी एजिंग का तरीके से काम करता है। Coenzyme Q10, an antioxidant that protect the cell from the free radical damage and support the energy production in the skin सेल में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए काम करता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसी में हम लोग एक कलर कॉस्मेटिक्स देख ले, जो हम लोग यूज करते हैं, लिपस्टिक। लिपस्टिक क्या होता है, एक ब्रोमो मिक्सचर है, टेट्रा ब्रोमोफ्लोरेन। ठीक है, हाई इंटेंसिटी डाई प्रोवाइडिंग ब्राइट कलर होता है। ठीक है, लास्टिंग, यहाँ पे टेट्रा ब्रोमो फ्लोरेसिन का यूज किया जाता है। वो क्या होता है, इसको याद रखना आपको, हाई इंटेंसिटी डाई है जो कलर प्रोवाइड करता है। इसमें दो तरीके के बेस का हम लोग यूज करते हैं, पैराफिन बेस मेनली और कैस्टर वाइट। वैसे देखा जाए तो बहुत सारे बेस आप देखोगे, सिटाइल अल्कोहल भी यूज होता है, लैनोलिन भी यूज होता है। ठीक है, तो बट जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है वो कौन सा है, वो है पैराफिन वैक्स है, और साथ में अपना दूसरा जो है वो कैस्टर ऑयल सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला है। ये दोनों वैक्स सबसे ज्यादा यूज किया है। ठीक है? तो ये बात थी स्किन के कॉस्मेटिक्स की, जिसके बारे में हम लोग बात कर ली। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हेयर के कॉस्मेटिक्स के बारे में। ठीक है, हेयर कॉस्मेटिक्स में हम लोग क्या-क्या यूज़ करते हैं? हेयर कॉस्मेटिक्स में हम लोग यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा होता है शैम्पू। शैम्पू में क्या-क्या चीज़ें प्रेज़ेंट होती हैं? एनायनिक सर्फेक्टेंट प्रेज़ेंट होते हैं। एनायनिक सर्फेक्टेंट लाइक सोडियम लॉरियल सल्फेट। ये क्या करता है कि स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग प्रोवाइड करता है, क्योंकि हमें सर्फेक्टेंट का पता है, वो सरफेस टेंशन को लोअर करते हैं और ऑयल्स एंड डस्ट को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है? नेक्स्ट आता है सीक्वेस्ट्रिंग एजेंट दैट इज़ ईडीटीए या सिट्रिक एसिड होता है। ये क्या करता है कि जो हार्ड वाटर में मेटल आयन है, उससे बाइंड करके सोप का वो एक लेदर फोम जो है वो बना के रखता है। एंटी डैंड्रफ एजेंट्स के लिए कौन-सा हम लोग यूज़ करते हैं? सेलेनियम सल्फाइड यूज़ करते हैं, जो ईस्ट को करता है, और बाइथेनॉल का भी यूज़ किया जाता है। तो ये हमारे एंटी डैंड्रफ एक्टिव्स। तो यही चीज़ें आपको याद रखनी है। सीक्वेस्ट्रिंग एजेंट कौन-सा यूज़ हो रहा है, एंटी डैंड्रफ एजेंट्स कौन-सा यूज़ हो रहा है। ये चीज़ें जब आप याद रखोगे ना, तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, और कुछ अलग से नया कोई क्वेश्चन लेके नहीं आता है। बस ऐसे यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है? नेक्स्ट, अभी हम बात करते हैं हेयर कलरेंट्स के बारे में। ठीक है?
तो हेयर कलरेट्स की अगर हम बात करें, जो हेयर कलर दो तरीके का होता है, एक होता है सेमी परमानेंट डाई, जिसको नाइट्रो अमीनो डाई बोलते हैं या पिक्रेमिक एसिड। दूसरा होता है परमानेंट डाई, जो हमारे उसको क्या करता है, परमानेंटली कलर कर देता है, ठीक है। अब इसमें दो तरीके होता है, सेमी परमानेंट में मॉलिक्यूल क्या होता है, हेयर के सरफेस पे डिपॉजिट होगा, डीपली पेनिट्रेट नहीं करते, कुछ वॉश आउट पे कई बार आप शैम्पू से वॉश करोगे तो वो निकल जाते हैं। और परमानेंट डाई में क्या होता है, ऑक्सीडेशन डाई होता है, मेटेलिक डाई होता है, वेजिटेबल डाई और ब्लीचेस होती है, ठीक है। परमानेंट डाई ऑक्सीडेशन में डाई क्या होता है, पैराफिनाइलिन डाइअमीन डेरिवेटिव होते हैं। ये क्या करते हैं, हेयर के सैफ्ट को पेनिट्रेट करते हैं और अंदर जाके लार्ज कलर मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करते हैं। मेटेलिक डाई में होता है, रेयर होता है क्योंकि यहाँ पे टॉक्सिसिटी होता है, बट लेड एसिटेट जैसे मेटालिक मेटल्स को हम लोग यूज करते थे, बट अब यहाँ पे टॉक्सिसिटी देखने को मिलता है। लेड डाइज यूज होती थी, बिस्मथ डाइज यूज होती थी, सिल्वर डाइज भी यूज होती थी, बट अब ये नहीं यूज होती। वेजिटेबल डाई की बात करें तो हेना हो गया, उसके बाद होता है चैमोमाइल भी होता है। ये क्या करता है, प्लांट डेराइव पिगमेंट्स होता है जो केराटिन से बाइंड करके कलर प्रोड्यूस करता है। ब्लीचेस भी होता है, फर्स्ट क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग मिनरल को रिमूव कर देते हैं, उसके बाद नया डाई को नई डाई से प्रोड्यूस कर देते हैं, तो ब्लीचेस होता है। ब्लीचेस अभी हमने एक पीछे देखा, हाइड्रोजन परऑक्साइड। दूसरा एक हमारा परमैंगनेट सॉल्यूशन भी, वो भी एज अ ब्लीचिंग एजेंट यूज किया जाता है, ठीक है। चलो, तो हेयर कलरेंट्स हो गए। अब हेयर रिमूवर्स की अगर हम बात करें, हेयर रिमूवर्स दो तरीके के होता है, एक होता है डिप्लेटरी प्रिपरेशन, दूसरा एक होता है इपीलैप्टरी प्रिपरेशन। मतलब क्या है इपीलैप्टरी, ठीक है। डीपीलैप्टरी क्या होता है कि एक टेम्परेरी सॉल्यूशन होता है, ठीक है, परमानेंट नहीं होता, ये टेम्परेरी होता है, ठीक है। और ये क्या होता है कि ये हमारा परमानेंट नेचर का होता है, ठीक है। इसमें दो तरीके का यूज होता है, हमारा कैल्शियम थायोग्लाइकोलेट यूज होता है, और फॉर्मुलेशन जो बनता है वो कैसे बनता है, सबसे पहले ये डाइसल्फाइड बॉन्ड, जो केराटिन का डाइसल्फाइड बॉन्ड है उसको ब्रेक करेगा, हेयर को स्ट्रक्चर को वीक करेगा ताकि हम उसको इजीली रिमूव आउट कर सके। और ये भी आपके जीपैड में पूछा हुआ क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक एल्कलाइन क्रीम के तरीके से फॉर्म करेगा, जो हमारा है उसको लगाओ और आप इजीली उसको रिमूव कर दो। तो ये जो नॉर्मल अभी हम लोग एड्स देखते हैं, वो सारी चीज़ें देखते हैं हेयर रिमूव करने के लिए, वो क्या होता है, वो एक हमारा डिप्लीटरी प्रिपरेशन होता है, मतलब एक वो होता है, क्या होता है हमारा, टेम्परेरी होता है। दूसरा एक होता है परमानेंट, जो होता है परमानेंट, जैसे आप फीमेल्स देखोगे तो जो है वो थ्रेडिंग कराती हैं, वैक्सीन से जो रिमूव किया जाता है ताकि जो अंदर से निकल जाता है, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा परमानेंट होता है। बाकी नॉर्मल जैसे आप वो करते हो, जैसे आपका भी हेयर रिमूवल स्प्रे थोड़ा सा आगे, और जो है वो हमारी क्या होता है, वो हमारा टेम्परेरी प्रिपरेशन के अंदर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा नेल कॉस्मेटिक्स। नेल कॉस्मेटिक्स में तीन चीज, दो पहले नेल कॉस्मेटिक्स दो तरीके से क्लासीफाई होता है, एक होता है नेल लैकर्स, और दूसरा जो होता है वो होता है अपने पास ऑक्सिलरी प्रोडक्ट्स। नेल लैकर्स में हमारा क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है सेलुलोज नाइट्रेट, जो फिल्म फॉर्मर होता है, और ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और ऑक्सिलरी की बात करें तो यहाँ पे नेल ब्लीच, जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक हाइड्रोजन परऑक्साइड प्रेजेंट होता है उसमें। नेल पॉलिशेस एंड क्यूटिकल रिमूवर्स का हम लोग यूज कर सकते हैं, नेल पॉलिशेस तो आप यूज करते हो, और साथ में क्यूटिकल रिमूवर्स का भी हम लोग इसको यूज करते हैं। चलिए, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ओरल। ओरल हाइजीन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके लिए क्वेश्चन है, उस मतलब उस पर क्या क्या चीजें, सबसे पहले जो ओरल में डेली हम लोग यूज करते हैं, क्या है वो, डेली हमारा यूज किया जाने वाला है टूथपेस्ट। अब टूथपेस्ट में क्या क्या चीजें होती है, उसका क्या क्या यूज है, कैल्शियम पायरोफॉस्फेट, ठीक है। कैल्शियम पायरोफॉस्फेट क्या है, एक एब्रेसिव दैट पॉलिशेस द टीथ सरफेस विदाउट एक्सेसिव इनेमल वियर। मतलब क्या है, एक एब्रेसिव एजेंट है जो क्या करता है, उसको हमारा टीथ सरफेस को पॉलिश करता है बिना किसी भी इनेमल को रिमूव किए हुए। और क्या क्या चीजें, कैल्शियम पायरोफॉस्फेट हमने एक देखा, और क्या क्या यहाँ पे यूज हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट यूज हो सकता है, कैल्शियम फॉस्फेट तो है ही, डाई कैल्शियम फॉस्फेट भी यूज कर सकते हैं हम लोग। डाई कैल्शियम फॉस्फेट ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा हमारा हाइड्रेटेड एल्यूमिना का भी यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है एंटी कैरीज एजेंट, ठीक है। एंटी कैरीज एजेंट में क्या काम करता है, ठीक है, जो हमारा कि कैरीज जो फॉर्म हो रही, दीज आर एजेंट विच हेल्पिंग द प्रिवेंशन ऑफ डेंटल डीके, ठीक है। दो जो हमारा दांत के टूथ के डीकेइंग को प्रिवेंट करती है। इसमें हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, सोडियम फ्लोराइड यूज कर सकते हैं, सोडियम लॉरेल सार्कोसक्सीनेट का यूज किया जा सकता है, और साथ में सोडियम मोनोफ्लोरोफॉस्फेट का भी हम लोग यूज कर सकते हैं। डिसेंसिटाइजर की अगर हम बात करें तो क्या होता है, स्ट्रोंटियम क्लोराइड, क्योंकि अभी आप वो करो तो थोड़े टाइम के बाद, थोड़े टाइम तक जैसे आप ब्रश करके निकलते हो तो थोड़े टाइम तक आपकी सेंसिटिविटी कम रहती है, तो वहाँ पे हमारा क्या यूज होता है, वहाँ पे हमारा स्ट्रोंटियम क्लोराइड का यूज किया जाता है। एंटी प्लाक एजेंट की बात करें तो वो होता है ट्रिक्लोसिन का यूज किया जाता है, जो एंटी बैक्टीरियल है, जो वाइडली यूज किया जाता है, बट अभी कुछ मार्केट्स ने इनको रोक दिया है क्योंकि यहाँ पे हमारा वो है क्या, सेफ्टी इशूज है। तो इसके अलावा एक इसका अल्टरनेटिव है, जो क्या यूज होता है, क्लोरहेक्सिडिन का यूज किया जाता है हम लोग ट्रिक्लोसिन की जगह पे, ठीक। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट वो थे, एंटीबैक्टीरियल, एंटीपायरल, ये सारी चीजें। ह्यूमेक्टेंट के रूप में अगर हम बात करें तो ग्लिसरीन और सॉर्बिटॉल का यूज किया जा सकता है, ठीक है। डिसेंसिटाइजर का यहाँ पे तो हमने बताई दिया, स्ट्रोंटियम क्लोराइड। तो ये यहाँ पे चीजें हैं जो हमारा ओरल में टूथपेस्ट में यूज की जाती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो टूथ पाउडर का क्या फॉर्मुलेशन है, मेन जो फॉर्मुलेशन है वो क्या है, सिलिका डाई कैल्शियम फॉस्फेट होता है, जो इन द फॉर्म ऑफ पाउडर इसमें प्रेजेंट होता है। बाकी इसमें सर्फेक्टेंट यूज होता है, सर्फेक्टेंट हमारा कौन सा यूज होता है, एसएलएस यूज होता है। स्वीटनर आपका सैक्रिन है, बाकी अलग अलग फ्लेवर्स आते हैं, लाइक वोलेटाइल ऑयल, पेपरमिंट फ्लेवर, स्पेरमिंट फ्लेवर, तो ये सारे अलग अलग फ्लेवर्स तो आपको वहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो उसमें सिंपल सा फ्लेविंग होता है।
अब अभी जो नई चीज़ें चल रही है वो क्या है, माउथ रिंस, ठीक है? उस एक सॉल्यूशन फॉर्म में आता है जिससे हम लोग माउथ को रिंस करते हैं, बट उसको इंजेस्ट नहीं करना होता, बस आप माउथ के अंदर रख के फिर उसको बाहर वो कर देते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं हमारे क्या चीज़ें यूज़ होती है? इसमें यूज़ होता है इथेनॉल, 5 टू 5 टू 25% इथेनॉल यूज़ होता है, जो क्या होता है एज़ अ प्रिजर्वेटिव भी काम करता है और साथ में एक्टिव कैरियर फॉर अदर एक्टिव्स, मतलब एज़ अ कैरियर के रूप में भी यूज़ करता है। उसके अलावा फ्लोराइड्स यूज़ किया जाता है, बट लेस देन डीमिनरलाइजेशन एंड रीइंफोर्समेंट ऑफ़न सोडियम फ्लोराइड एंड स्टेनस फ्लोराइड का यहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है? थेरेपेटिक एक्टिविटी जो मेन इसकी होती है वो फ्लोराइड की वजह से ही होती है, इसलिए इसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट वो तो हर जगह पे यूज़ होता है, तो वही फ्लेवरिंग एंड स्वीटनिंग एजेंट यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो ये एक कंप्लीट चीज़ें थी हेयर के लिए, ठीक है? तो चीज़ें आपको सारे कॉस्मेटिक यहाँ पे हमने कवर कर लिए। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड एज़ एन इमल्सिफायर इन कोल्ड क्रीम? 4 ऑप्शन है, आपको आंसर देना है। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ पावर इन सनस्क्रीन फॉर्मुलेशन? उसके बाद व्हिच सर्फेक्टेंट इज़ कॉमनली यूज्ड इन शैम्पू फॉर क्लींजिंग? द कलरिंग एजेंट यूज्ड इन लिपस्टिक फॉर्मुलेशन इज़, वो मैंने सारी चीज़ें आपकी वीडियो में बता रखी है। कैल्शियम थायोग्लाइकोलेट इज़ यूज्ड इन डिप्लेटरीज फॉर, तो ये यहाँ पे 4 ऑप्शन इसके लिए। तो ये 4 5 कितने क्वेश्चन? 5, हाँ, ये 5 टू 5 क्वेश्चन्स के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। बाकी वीडियो कैसा लगा ये भी आप मेंशन कर देना। साथ में आप जाके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और साथ में इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो करो। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप वेबसाइट से ले सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है फ्री ऑफ कॉस्ट तो भी आप हमारी वेबसाइट पे जाके कर सकते हो। अगर आपको अपने डाउट्स में किसी भी प्रॉब्लम में एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको वन टू वन इंटरेक्शन करना है, तो आप सिंपल सा एक नॉमिनल सी फीस देके आप मैं हमारे वेबसाइट से मेंटरशिप सेशन बुक कर सकते हो, जहाँ पे हम चीज़ें वन टू वन कंप्लीट प्लानिंग और बाकी सारी चीज़ें वहाँ पे ईज़िली हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? तो फिर वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना और ये सीरीज़ कैसी लग रही है ये भी बताना। थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, नहीं तो ऐसे आप सपोर्ट नहीं दिखाओगे तो ये सीरीज़ कंटिन्यू रखना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए भी ना। तो आप सपोर्ट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, तब तक के लिए बाय-बाय।